हेलो एवरीवन, आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये 8वां पेपर सेट। 54 पेपर सेट्स का ये 8वां पेपर सेट है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि वीडियो क्वालिटी अपलोड करते ही ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी सही कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर शिक्षण एवं शोध अभियोगिता फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो पहले यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम अवॉइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 है किसके शिक्षण के किस स्तर में संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है। मतलब पास से जो परीक्षण किया जाता है तो उनमें कौन सी गतिविधियों की प्रबलता होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ हम किनको करते हैं। तो ये है स्मृति स्तर, कि हमारी याददाश्त क्षमता, स्मृति या सीखने की मतलब प्रवृत्ति वो किस तरह की है। तो शिक्षण के जो स्मृति के स्तर हैं वो हर्बर्ट के जो प्रवर्तक हैं वो हर्बर्ट थे। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। कौन सा? शिक्षण के स्मृति स्तर में संरचना निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता जो अब सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी शिक्षक की सक्षमता को वर्णित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से उसके क्षमता घटक का निर्माण करते हैं। कौन से उसकी क्षमता या घटकों का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान, फिर कार्य के विश्लेषण, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता, और नंबर 4 अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाए जाने वाले विषय का ज्ञान होना चाहिए, अधिगम कार्य के विश्लेषण की दक्षता और अधिगम कार्य से जुड़ी परिस्थितियों को संभालने का अनुभव भी एक शिक्षक के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह से दिया हुआ है, जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। तो निम्नलिखित गुण कौन कौन से आते हैं? तो इसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर बी सही, बी राइट है। बी के अकॉर्डिंग सामान्य प्रवृत्ति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि और समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्ध क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है। वर्णन होता है। शिक्षण का प्रतिमान निम्नलिखित में से किसका वर्णन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम परिवेश जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल होता है। ठीक है, का विवरण पाया जाता है, का विवरण होता है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट 1 और 2। पहली स्टेटमेंट है अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। और दूसरा है विशिष्ट अनुक्रिया आधारित परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और गुणों की माप करने हेतु तैयार किए जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्योत्तर विधि। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आ चुका है पहले भी। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ठीक है, किस में यूज होती है? किस संदर्भ में कार्योत्तर उपयुक्त जो संदर्भ है, कौन सा संदर्भ? कोई विश्वविद्यालय शिक्षक विद्यार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट प्रोजेक्ट कार्यान्वित करने तथा उसके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। ठीक है, इस वाले कार्य में एक्स पोस्ट फैक्टो यानी कि कार्योत्तर विधि यूज होगी। ठीक है, क्योंकि शोध के जो चारों ओर जो प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ फैली होती है तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। काफ़ी लंबे समय के बाद ये शोध ऐतिहासिक शोध का विस्तृत जो है रूप हो जाती है। नेक्स्ट है शोध
क्वेश्चन नंबर 12, शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित है? तो गुणात्मक अनुसंधान है ऑप्शन नंबर बी, 1 है प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां। नंबर 3 है मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना। नंबर 5 है सहभागी परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखना। ठीक है, ये है 3 पॉइंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से उत्तम शोध परिकल्पना के गुणों की पहचान कीजिए। तो उत्तम गुणों की पहचान है इंद्रियानुभाविक परीक्षण योग्य, चरों को परिभाषित करने में अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, इसकी एकाट्यता की सीमा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कोई शोधार्थी अपना शोध प्रबंध लिखते समय शोध विभिन्न चरणों में ICT का प्रयोग करता है या करती है, वह परिणामों का निर्वचन करने में अवधारणात्मक त्रुटियों को सही ठहराता है या ठहराती है, और इसके लिए विशिष्ट ICT युक्तियों को जिम्मेदार मानती या मानती है। इसको क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा तकनीकी अक्षमता, इसको हम कहेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कथन 1 और कथन 2 इसके अकॉर्डिंग है। कथन 1 क्या कहता है? क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र शामिल होता है। और कथन 2 कहता है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करता है। ठीक है, तो एक चक्रीय अकॉर्डिंग इसको समझाया गया है कि पहले योजना, उसके बाद क्रिया, फिर पर्यवेक्षण और उसके बाद विचार। ठीक है, तो इस तरह से ये चक्रीय जो सिद्धांत है ये चलता रहता है। इस तरह से योजना कि कोई भी क्रियात्मक अनुसंधान होगा उसका मुख्य उद्देश्य तत्कालिक समस्याओं का निवारण करना होगा। जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा भी करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16, टेक्नोलॉजी और संचार संस्थाओं के कारण निम्नलिखित में से क्या घटित हो रहा है? तो इसका आंसर होगा सिस्टम एकीकरण, सिस्टम इंटीग्रेशन। ठीक है, जो परिवर्तनीय टेक्नोलॉजी या संचार संस्थाएं चल रही हैं उनके कारण क्या घटित हो रहा है? तो ये सिस्टम एकीकरण, सिस्टम इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। संचार का सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव करता है? किस पर प्रभाव करता है? तो ये आयोजन पर, मीडिया चयन पर और भाषा के प्रयोग पर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कथन 1 और कथन 2 संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। संप्रेषण की सार्वभौमिकता शिक्षा को सजीव एवं जीवंत बनाती है। दूसरा है सांकेतिक आख्यान शिक्षण की प्रभावी विधि होने की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है संप्रेषण प्रणाली के विकास में कालानुक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? गुफा चित्रकारी, भाषा का उद्भव, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण या मौखिक, और मुद्रण प्रौद्योगिकी का उद्भव, दूरसंचार प्रणाली इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना क्या कहलाता है? जनसंचार। दूसरा है चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना, ये क्या है? समूहगत संप्रेषण। साथी कर्मियों के साथ औपचारिक बातचीत, यह है क्षैतिज संप्रेषण। अतीत की घटनाओं का स्मरण, यह है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें है यदि ए और बी की गतियों का अनुपात ए अनुपात बी है तो समान दूरी तय करने में उनके
द्वारा लिए गए समय का अनुपात b अनुपात a होगा। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, मान लीजिए दो व्यक्ति समान दिशा में क्रमशः UMS और VMS की गति से जा रहे हैं, जहां UV है तो उनकी सापेक्षिक गति U + V MS M/S होगी। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 3 व्यंजकों पर विचार करें। 3 व्यंजक, ये कॉपी पेंसिल के आपके क्वेश्चन हैं, इनको मैं छोड़े दे रही हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 भाज्य संख्याएं चल रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी तरह का है। हार्ट को SQPMZ कहते हैं तो अर्थ को क्या कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है 27 भी इसी तरह का है और 28 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहां आग है। इस तरह के क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं। पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि वहां आग है। आग और इसका कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, धुएं और आग का कॉम्बिनेशन। इस कथन में किस प्रकार का हेतुभाव है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें व्याप्तवा सिद्ध मतलब आंसर को चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा व्याप्ति था उसमें और यहाँ पे व्याप्ति तत्व सिद्ध। जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ये है कि इन दोनों के बीच जो संबंध दिखाई दे रहा है कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी और जहां आग होगी वहां धुआं होगा। ये लास्ट में भी था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ये है, सभी गेय वस्तुएं अभिज्ञेय हैं। ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है। थोड़ा सा, बर्तन एक गेय वस्तु है इसलिए बर्तन अभिज्ञेय है। उपरोक्त में से किस अनुमान का उदाहरण है? तो ये किस तरह का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए का उदाहरण है केवलान्वी इसका उदाहरण होगा। जब किसी अनुमान के मध्य पद मुख्य पद से केवल सकारात्मक रूप से संबंधित होता है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, मतलब कोई नकारात्मक थॉट नहीं है, उसे केवल रेक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उसे केवल रेक्ति कहते हैं, लेकिन आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर केवलान्वी माना गया, ठीक है। इन दोनों के आंसर्स में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आयोग क्या मानता है लेकिन आंसर क्या निकल रहा है। लेकिन जो आयोग मानता है आंसर तो वही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। ये है न्यूज़पेपर प्रेस। तो हम सही ऑप्शन पे पहुंचते हैं। सॉरी, क्या था? सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 से। तो यहाँ पर है न्यूज़पेपर प्रेस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा कपड़ा मिल। और फिर है डॉग या कुत्ता घर, तो इसके अकॉर्डिंग चूहा या बिल आ जाएगा। फिर है सी में है मुर्गी और चूजा, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा गाय या बछड़ा। कॉम्बिनेशंस देखना है। फिर है ऑप्शन नंबर, इसमें डार्कनेस या लैंप, अंधेरा और लैंप का है, तो उसी तरह से ऑप्शन नंबर के प्यासे और पानी का संबंध पाया गया, ठीक है। समाचार पत्र प्रेस में छपते हैं, उसी प्रकार कपड़ों का उत्पादन जो है वो मिल में होता है। कुत्तों का कुत्ता घर है, इसी प्रकार है चूहों बिल में रहते हैं। मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है, उसी प्रकार गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है। अंधकार लैंप से दूर होता है, उसी प्रकार पानी से प्यास बुझती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ चुके हैं। वेब ब्राउजर, तो इसका क्रोम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिस्क है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि डॉस है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वर्ड जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या दिया है? सॉफ्टवेयर दिया है यहाँ पे लाइनेक्स। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्डवेयर हार्ड डिस्क।
फिर क्या है, एल्गोरिज्म, समस्या निवारण की सोपानिक पद्धति। डाटा है मूल तथ्य एवं आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? तो इसका आंसर होगा इनपुट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर होगा MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे MS वर्ड, नोटपैड, मीडिया प्लेयर इत्यादि। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन मतलब कि सूचना है। कौन सी है सूचना? ऑप्शन नंबर बी, संसाधित प्रदत्त, जो संसाधनों से मिलती है अपने आप। तो जानकारी या सूचना संसाधित प्रदत्त है, जो उसे पढ़ रहे व्यक्ति या कंप्यूटर के लिए सूचना प्रद हो। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग पीट, पौधे, मृदा के कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म ईंधन। पीट, पौधे, मृदा के कार्बनिक पदार्थ और जीवाश्म ईंधन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कथन और कारण। कथन है, झीलों नदियों की अपेक्षा कम प्रदूषित होने की ओर प्रवृत्त हैं। झीलें नदियों की अपेक्षा कम होने की ओर प्रवृत्त है। क्या ये सही है? तो ऐसा तो नहीं है। जहाँ बहता हुआ पानी होगा वो ज़्यादा साफ होगा बजाय झीलों के। नेक्स्ट है, रीज़न है इसका, झीलों में जल प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा परिवर्तित होता है। तो ये चीज़ सही है, प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके अकॉर्डिंग झीलें बनती या बिगड़ती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सहस्त्राब्दी मतलब कि मिलेनियम विकास लक्ष्य 5 के अंतर्गत 1990 और 2015 के मध्य मृत्यु दर कितनी कम करना अपेक्षित था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। ठीक है। नेक्स्ट है, नव तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वर्गीकरण के अनुसार लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है। लघु जल शक्ति संयंत्र की क्षमता की सीमा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 825 MW 125/1 - 225 MW। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित किस समिति आयोग की अनुशंसाओं का परिणाम थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग। शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति किस आयोग के अकॉर्डिंग थी? तो ये कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग थी। शिक्षा की भारत में पहली नीति जो थी वो 1968 में थी। शिक्षा आयोग 1964 से 66, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नीट, NEAT एंड MHRD स्कीम एम्स एट। तो HRD की योजना NEAT का लक्ष्य क्या है? तो आंसर होगा उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम परिणाम। MHRD और NEAT का मेन जो मकसद है, जो मेन एम है, तो वो है उच्च शिक्षा में बेहतर अधिगम देना। ठीक है, बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय मतलब कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में है। यह राजधानी इम्फाल में स्थित है। 16 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित समितियों आयोगों में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान, शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कोठारी आयोग। फिर से कोठारी आयोग पे एक और क्वेश्चन आ गया ना, कोठारी आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है अभिकथन और तर्क। अभिकथन है कार्बन डाइऑक्साइड का सार्वभौमिक उत्सर्जन वर्ष 2014-2016 के दौरान स्थिर था। ठीक है। फिर है इसका कारण 2014-2016 के दौरान ऊर्जा दक्षता सुधार उपाय और निम्न कार्बन तकनीकियां मजबूती से परिनियोजित हुई। तो ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशक, प्रीडेटरी जर्नल वह है जिसका प्रकाशक कौन है? अवमानक अथवा बिना पीयर रिव्यू के शुल्क के लिए प्रकाशित करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46 से 50 तक वो है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसमें से है, पैसेज दिया है, पैसेज में से है। तो पैसेज को आप अपने आप देख लेना और उसके क्वेश्चन भी कर लेना। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जो भी चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए दिल से धन्यवाद।